गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर 6 से संबंधित जिस चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। आज की क्लास में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मेरी मुस्कान आपको बता रही होगी, मेरे चेहरे पे जो मुस्कान है ये आपको बता रही होगी कि आज जो है कुछ अच्छा होने वाला है। क्लास में कुछ चीजें आपको बहुत अच्छी सीखने को मिलने वाली है। क्यों मैं इतना एक्साइटेड हूं? क्योंकि इस चैप्टर से पिछले साल के मैं एग्जाम की बात करूं, 2022 की मैं बात करूं, यानी 23 से पहले 22 की, तो लगातार 4 से 5 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछे गए हैं। और इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कि लगातार इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं। और वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको करवाऊंगा ही इस चैप्टर में। इसके अलावा जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। इसीलिए इस सेशन में आप लोगों को जरूर जुड़ना है और देखना है, और साथ ही साथ अपना नोट्स भी तैयार करते रहना है। कुछ नए क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, शायद जो आप लोग कहीं नहीं पढ़े होंगे या खुद से नहीं पढ़े होंगे। तो थोड़ी सी अपनी जो है मुलाकात वार्तालाप ये हो गई, और उसके बाद मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अध्ययन अड्डा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। 2024 में जो भी बच्चे बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, माध्यम हिंदी होना चाहिए, उनके लिए यह सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं शेड्यूल की बात करूं, और इसीलिए यहाँ पे आपको एक चीज लिखा हुआ मिल रहा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ मिल रहा है, क्योंकि ये सेशन है ही मोस्ट इंपोर्टेंट। क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन से पूछे गए हैं, जिनका चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होगा। और बेसिकली यहाँ जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनका चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर है। तो और अगर नहीं क्लियर है तो वन शॉट का वीडियो आपके लिए बहुत जल्द आ रहा है इस चैनल पे। तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, सबका सब क्लियर करेंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और वन शॉट के माध्यम से मैं आपका रिवीजन भी करवाने वाला हूं चैप्टर का। ठीक है, तो बिल्कुल बी पेशेंस, ध्यान से पढ़िए और साथ ही साथ चैनल के साथ बने रहिए। शेड्यूल की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की क्लास रेगुलर हो रही है। और आज जो है, वैसे तो आज ज्योग्राफी की क्लास थी, लेकिन ज्योग्राफी की क्लास कल हो चुकी है, इसलिए आज पॉलिटिकल साइंस की क्लास करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई और नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है अध्ययन अड्डा ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल अध्ययन अड्डा भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से वहाँ पे नोटिफिकेशन सूचनाएं होती है, क्लास का नोटिफिकेशन हो गया, कुछ मुझे बताना होगा वो, इसके अलावा पीडीएफ वगैरह भी आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे मेरी बहुत उम्मीद रहती है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ सेशन को शेयर भी कर देंगे। साथ ही साथ जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा लास्ट में कमेंट करिएगा, और आई होप आप लोग बहुत अच्छे आज कमेंट करने वाले हैं कि सेशन आपको बहुत मजेदार लगने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन पे। बातें हो गई, अब अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संपूर्ण क्रांति के बारे में पूछ रहा है कि संपूर्ण क्रांति पर जयप्रकाश नारायण के विचारों को स्पष्ट कीजिए 2018 में, या फिर 1975 में जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिकली पूछ क्या रहा है, संपूर्ण क्रांति के बारे में। ठीक है, हमारा कीवर्ड जो है संपूर्ण क्रांति के बारे में है, और आपको, हमको सभी को पता है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा है या जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। और 2018 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है, अलग अलग बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, एक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। आंसर हो जाएगा हमारा, संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1975 को किया था। कब किया था? 5 जून 1975। ऑप्शन में दे देगा, अगर डेट याद रखने के लिए तो डेट आप यहां से याद कर सकते हैं। इसके तहत उन्होंने देश के सभी क्षेत्रों, यथा यानी कि जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक इत्यादि इत्यादि क्षेत्रों में परिवर्तन की मांग की। ठीक है, उनके अनुसार, जयप्रकाश नारायण के अनुसार, कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार से के शासन में ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कहने का अर्थ है, जो इस तरह का परिवर्तन जो जयप्रकाश नारायण चाह रहे थे वैसा नहीं हो सकता, अतः उसे हटाना जरूरी हो गया है। तो संपूर्ण क्रांति के बारे में जयप्रकाश के जो विचार हैं वह आपके सामने है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया, और समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ताकि मैं अपने अगले क्वेश्चन आंसर पे बढ़ सकूं। और जयप्रकाश नारायण के विचार पूछ रहा है, ठीक है,
या मैं बात करूं उनकी अवधारणा पूछ रहा है, बेसिकली उनके विचारों के बारे में ही बात किया जा रहा है, इसलिए हम उनको कोट करेंगे कि इसके तहत उन्होंने और इसके अलावा उनके अनुसार। आई होप समझ गए आप लोग। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उन कारणों का वर्णन कीजिए जिनके कारण 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई। आप लोगों का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है ये, ठीक है। 2017 में पूछा गया है और ना जाने कितने बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर मैं सिंपल सी सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन लिखने पर आता तो शायद ये पूरा का पूरा पेज जो है ना, पूरा पीपीटी स्लाइड ये सिर्फ क्वेश्चन से भर गया होता। 6-7 बार अलग अलग बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और पूछा क्या है, कीवर्ड क्या है, सबका सार अगर मैं निकालूं तो कीवर्ड क्या है, उन कारणों का वर्णन कीजिए, यानी कि आपातकाल क्यों लागू किया गया था 1975 में, उसके कारण बताना है आपको। 5 नंबर में पूछा गया हर बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार में देश में आपातकाल लागू हुआ, जिसके कई कारण थे। आपको कारण बताना है और नंबरिंग करके लिखिएगा। मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको कई है, निम्नलिखित है, तो ऐसे में आप पॉइंट बना के नंबर डाल के ऐसे करके लिखिए, आपको पूरे नंबर वहां से मिलेंगे। और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, सपोज डेट अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और अगर आप ऐसा लिखते हैं तो पूरे 5 के 5 नंबर आपको मिलने हैं। पहला ऑप्शन है, पहला जो है कारण 1971 के चुनावी वादों का पूरा ना होना। 1971 में आपको पता है लोकसभा के चुनाव हुए थे और इंदिरा गांधी ने उस समय जो नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक है। इसके अलावा विपक्षी दल जो ग्रैंड अलायंस था, उन्होंने जो नारा दिया था वह इंदिरा हटाओ का नारा दिया था। लेकिन हम लोग इंदिरा गांधी के बारे में बात करेंगे। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और जब वो नारा देती है तो लोगों के दिल में एक अपनी जगह बना लेती है और साथ ही साथ 1971 का चुनाव वह जीत जाती है। यहां हो गया। इसके बाद क्या हुआ, जिस नारे के साथ वो आई थी, वो कह रही थी भ्रष्टाचार कम होगा, उसके बाद जो गरीबी है ये कम होगा, बेरोजगारी कम होगा, महंगाई हम कम करेंगे। लेकिन हुआ क्या, 1971-72 के बाद भी ये सारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सका और देश की सामाजिक आर्थिक दशा जो है कुछ खास सुधार नहीं हुई, यानी कि इनकी स्थिति और बदतर होती चली गई। देश में महंगाई, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार जो है यह काफी हद तक बढ़ गया था। तो 1971 के आम चुनाव में जो उन्होंने वादा किया था वो उन्होंने पूरा नहीं किया। ये पहला पॉइंट। अगला पॉइंट होगा कि गुजरात तथा बिहार में सरकार विरोधी आंदोलन चले थे। आपको पता है कि 1974 में गुजरात और बिहार में क्रमशः, पहले गुजरात उसके बाद बिहार में क्या हुआ था, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर के छात्रों ने आंदोलन कर दिया था, ठीक है, 1974 में। और गुजरात में क्या हो गया कि जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनकी अगुवाई वहां के कांग्रेस के विपक्ष के जो नेता थे या कांग्रेसी विपक्ष के जो दल थे वो कर रहे थे। उन्होंने क्या बनाया, एक नव निर्माण समिति का गठन किया जो इन्हें छात्रों की अगुवाई कर रही थी। और वहां पे एक बहुत मजेदार इंसिडेंट होता है कि वहां पे क्या होता है कि छात्र जो क्या करते थे, जितने भी विधायक थे सबको घेर लेते थे। जहां विधायक मिल गए वहां घेर लेते थे, उनपे बहुत प्रेशर बनाते थे और उनसे क्या होता था, जबरदस्ती इस्तीफा ले लेते थे और वह जाकर के राज्यपाल को दे देते थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो ये राज्यपाल को दे देते थे, इसके बाद जब बहुत सारे विधायकों का इस्तीफा राज्यपाल के पास जमा हो गया तो राज्यपाल ने क्या कर दिया, वहां के संविधान सभा को भंग कर दिया। तो नव निर्माण समिति की अगुवाई में गुजरात में कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई। जाहिर सी बात है, जब संविधान सभा भंग होगा तो सरकार गिर जाएगी। परंतु बिहार में जो है यह प्रयोग असफल रह गया था, क्योंकि बिहार में उस वक्त मुस्लिम मुख्यमंत्री थे और वहां पे बिहार में जो है सांप्रदायिक रंग दे दिया गया कि हिंदू ने मुस्लिम को हटाने की कोशिश की है, अगर सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ, बिहार में यह मसला उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 1974 के बाद 1975 में आपातकाल लागू कर दिया गया। बाद में ये सारी बातें रह गई ऐसे ही। तो दूसरा आपको समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट है जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान। जो ये क्रम वाइज हो रहा है उसके अनुसार लिखेंगे। पहला था 1971 का चुनाव, दूसरा गुजरात तथा बिहार में आंदोलन, सरकार विरोधी आंदोलन 74 में। जयप्रकाश नारायण इसके बाद क्या करते हैं, संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हैं। जो छात्र हैं उन्हीं के कहने पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1975 को किया था। इसके तहत उन्होंने देश के सभी क्षेत्रों यथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, बेसिकली जो मैंने इससे पहले बताया है, इत्यादि में परिवर्तन की मांग की। उनके अनुसार कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के शासन में ऐसा नहीं हो सकता, अतः उसे हटाना जरूरी हो गया है। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान उन्होंने किया। एक इंसिडेंट और हुआ कि जयप्रकाश नारायण संसद मार्च किए थे। कब? 1974 में। उस समय तक, देश की आजादी के बाद उस समय तक देश में इतनी बड़ी पैदल रैली नहीं हुई थी
जिसमें जयप्रकाश नारायण ने संसद मार्च किया था, साथ ही साथ विपक्ष के सभी बड़े नेता थे। और इसके बाद 25 जून को रामलीला मैदान में क्या हुआ कि विपक्षी दलों की अगुवाई करते हुए जयप्रकाश नारायण ने सत्याग्रह की, राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा कर दी और साथ ही साथ इंदिरा गांधी पर इस्तीफा के लिए दबाव बनाया और 25 जून की शाम में ही क्या होता है, इंदिरा गांधी आपातकाल की घोषणा कर देती है। तो यह भी पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण द्वारा विपक्षी दलों की अगुवाई करना, हालांकि आप नहीं लिख सकते हैं, वैसे लिखना नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के बीच मतभेद, पूर्व में यानी कि आपातकाल से पहले न्यायपालिका ने कार्यपालिका के कई फैसलों को पलट दिया था, ठीक है, बहुत सारे फैसलों को पलट दिया था। और बाद में 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के बाद दोनों के बीच काफी तनाव बढ़ गया, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, कार्यपालिका कहने का अर्थ है सरकार और न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट, इनके बीच काफी तनाव बढ़ गया था। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला। 1971 का लोकसभा चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी रायबरेली, यूपी के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती हैं। उनके विपक्ष में जो उम्मीदवार होते हैं वह समाजवादी नेता होते हैं राजनारायण। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी चुनाव में धांधली करके, भ्रष्टाचार करके जीती हैं, अधिकारियों की मिलीभगत के द्वारा जीती हैं। और इस बात को लेकर के वह इलाहाबाद हाई कोर्ट चले जाते हैं, वहां पे इंदिरा गांधी जो जीत करके आती है उसको चुनौती दे दिया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगभग 4 साल तक ये सुनवाई चलती है और 12 जून 1975 को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आता है कि लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन है यह अवैधानिक है। अवैधानिक कहने का अर्थ है, अवैधानिक कहने का अर्थ है, अ का अर्थ हो गया नहीं, अ का अर्थ हो गया नहीं और वैधानिक का अर्थ हो गया वैध, यानी कि जो निर्वाचन है लोकसभा सदस्य के रूप में यह वैध नहीं है। यानी कि कोर्ट ने भी पाया कि उन्होंने क्या किया था, सरकार अधिकारियों की मिलीभगत थी उनकी, या उन्होंने धांधली करवाया था। और इसके बाद क्या हुआ, देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। और इसके बाद ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे इंसिडेंट, सारी घटनाएं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि देश में आपातकाल जो है यह क्यों लागू किया गया था। और आप लोग स्क्रीनशॉट जो है वह जरूर लेते चलिएगा, ठीक, क्यों किया गया था, 5 पॉइंट, 5 नंबर 5 पॉइंट सफिशियंट है। उसके बाद क्या पूछ रहा है यहाँ पे, 2-2 नंबर का है, देश में आपातकाल लगाने के 2 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। इसमें से 2 अगर आपको लिखने के लिए कहेगा तो कौन कौन सा लिखिएगा, कौन कौन सा लिखिएगा। एक तो गुजरात और बिहार में सरकार विरोधी आंदोलन आप लिख सकते हैं, ठीक है, एक तो गुजरात और बिहार में सरकार विरोधी आंदोलन, और दूसरा दूसरा क्या लिख सकते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला, क्योंकि 2 ही कह रहा है यहाँ पे लिखने, ज्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। इसके अलावा भारत में आपातकाल की घोषणा के किन्हीं 2 प्रमुख कारणों को बताइए। 2015 में अलग अलग बोर्ड में पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन का जो पूछने का पैटर्न है यह चेंज है, लेकिन आपातकाल के ही बारे में पूछा जा रहा है। उसके अलावा 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के क्या कारण थे, समझाइए, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट जस्ट वेट, बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है हमारा कि आपातकाल के क्या परिणाम हुए 2015 में, और आपातकाल के 2 नतीजे बताइए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपातकाल के परिणाम 2 तरह के परिणाम हुए। पहला, जो आपातकाल लगा उसके तत्कालीन परिणाम हुए और बाद में उसके दूरगामी परिणाम हुए। तो पहले हम तत्कालीन परिणाम के बारे में बात करेंगे। इस तरह से आपको आंसर कहीं नहीं मिलने वाला है, ट्रस्ट में, आप जाकर के सारे यूट्यूब चैनल, बुक वगैरह जो भी है वो आप ढूंढ सकते हैं, मिलेगा, मिलता जुलता मिल जाएगा, लेकिन इस तरह का नहीं मिलेगा। आपातकाल के तत्कालीन परिणाम क्या हुए कि नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। बंदी प्रत्यक्षीकरण मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 32 के तहत क्या होता है, बताया था ना मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन आंसर में, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में, कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था और गिरफ्तार करने के कारण उसको नहीं बताए जाते थे, तो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है यह छीन लिए गए। दूसरा, विपक्षी नेताओं को मनमाने ढंग से क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, उनको नजरबंद कर दिया गया, कैद कर लिया गया। तीसरा, पुलिस एवं सरकारी तंत्र जो है यह निरंकुश हो गए, जनता की नहीं सुन रही थी। चौथा, आम जन पर सरकारी कार्यक्रम बलपूर्वक थोपे जाने लगे, भले आम जन को, आम नागरिकों को वह उसको उसकी मंजूरी मिले या ना मिले, आम नागरिकों को मंजूर हो या ना हो। इसमें एक घटना आता है जो संजय गांधी द्वारा जो किया गया था, तुर्कमान गेट विध्वंस इलाका, और दिल्ली में एक तुर्कमान गेट जगह है, वहां पे क्या कर दिया गया, तो वहां पे
बस्तियों को हटा दिया गया था, बस्तियों को उजाड़ दिया गया था, और इसके बाद नसबंदी जैसे कार्यक्रम चलाए गए थे। इसके बाद प्रेस पर पाबंदियां लगाई गई, जिसको प्रेस सेंसरशिप कहा गया, और संविधान में गैर जरूरी बदलाव कर दिए गए। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में बताया है, उसमें 5-6 गैर जरूरी बदलाव किए गए थे। तो आपातकाल के तत्कालीन परिणाम जो थे यह हुए थे। इसके बाद क्या हुआ, दूरगामी परिणाम क्या हुआ, आपातकाल की दूरगामी परिणाम, कांग्रेस पार्टी का सत्ता पर से एकाधिकार समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि 1977 में चुनाव होते हैं और जनता पार्टी क्या होती है, सत्ता में आती है। और इसी वक्त 1977 में पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जिसमें पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बनते हैं। और दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देश के दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, आप जस्ट कमेंट कर दीजिए। उसके बाद क्या हुआ, पहला और दूसरा, संविधान में किए गए गैर जरूरी बदलाव को जो है हटाया गया था। जो है क्या, न्यायपालिका की शक्तियों को कम कर दिया गया था। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसके अलावा कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया था। तो ये सब कुछ जो गैर जरूरी बदलाव हुए थे, जिसको फिर से सही कर लिया गया था। इसके अलावा आपातकाल लगाने की स्थिति को पुनर्परिभाषित किया। आपातकाल क्यों लगाया गया था, क्या क्या कर, आंतरिक गड़बड़ी हो गई है, लेकिन अब उसको बदल करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। ठीक है, यह सशस्त्र विद्रोह बाह्य भी हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा कि आपातकाल के क्या परिणाम हुए, या 1975 के आपातकाल के बाद क्या परिणाम हुए, या आपातकाल के 2 नतीजे बताइए। आई होप आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 2 नंबर में पूछेगा तो 2 इसमें से लिख दीजिएगा, तत्कालीन परिणाम यहां से, और 2 इसमें से लिख दीजिएगा, दूरगामी परिणाम। लेकिन अगर 5 नंबर में पूछेगा तो पूरा का पूरा लिखिएगा। ठीक है, पूरा का पूरा लिखिएगा, तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1973 में मुख्य न्यायाधीश एएन रे की नियुक्ति विवादास्पद क्यों बनी या क्यों रही, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। एएन रे को जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की अनदेखी कर वह क्यों किया गया था, और यह विवाद से भरा क्यों रहा था, इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या हुआ था कि 1973 में केशवानंद भारती का जो था यह जो था वर्डिक्ट जो था सुप्रीम कोर्ट का, यह आ गया था, फैसला आ चुका था। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद जो है यह खाली हो गया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया। उस समय यह प्रथा थी, और आज भी यह प्रथा चली आ रही है सर्वोच्च न्यायालय में, कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बाद जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वही अगले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। और यह प्रथा उस समय भी थी, क्या थी, वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होंगे या बनने चाहिए। परंतु क्या हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार ने 1973 में 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की अनदेखी कर न्यायमूर्ति एएन रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। ठीक है, क्यों? यह निर्णय राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा विवादास्पद रही, क्योंकि सरकार ने जिन 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की अनदेखी की थी, उन्होंने केशवानंद भारती मामले में सरकार के विरुद्ध फैसला दिया था। तो आपको समझ में आ गया कि क्यों ऐसा हुआ। इसके बाद और भी बहुत सारे जो सरकार ने संशोधन किए थे, बाद में क्या कर दिया सरकार ने, इसको न्यायपालिका ने इसको पलट दिया था। तो इसलिए सरकार जो है न्यायपालिका से नाराज चल रही थी, और 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति जो चौथे वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति एएन रे, इनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। तो इसलिए यह प्रकरण जो है पूरा विवादों भरा रहा था। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। और यह 5 अंक का है। कितने अंक का है? यह 5 अंक का है, ध्यान रखिएगा। और अगर सिर्फ 2 अंक में पूछेगा, और अगर 2 अंक में भी पूछ सकता है, क्या क्या पूछता है, 2 अंक में भी पूछता है, तो 2 अंक में पूछेगा तो सिर्फ नाम लिख देना। क्या लिख देना है? नाम लिख देना। कैसे लिखना है अभी जस्ट डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 के बीच आपातकाल से संबंधित उपबंध की व्यवस्था है। संविधान में भाग 18 आपात उपबंध करके लिखा गया है। ठीक है, इसकी व्यवस्था है। इसके अनुसार राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। अगर 2 नंबर में पूछे या 5 नंबर में पूछे, आपको इतना लिखना ही लिखना है। क्या लिखना है? इतना लिखना ही लिखना है। और
मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद बताता हूं कि 5 नंबर में कैसे लिखना है और 2 नंबर में कैसे लिखना है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। युद्ध की स्थिति में, बाहरी आक्रमण की स्थिति में, युद्ध हो गया, गृह युद्ध हो जाता है, या बाहर से कोई देश के साथ युद्ध हो गया, या बाहर का किसी देश ने देश पे आक्रमण कर दिया बेवजह ही, या फिर अगर देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो इसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 352 में यह कहा गया है कि जब भारत या उसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 ये कहता है। इसके बाद अनुच्छेद 356 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत यदि यदि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्य साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट हो चुके हैं कि उस राज्य में, संबंधित राज्य में, चाहे जिस राज्य में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाना है, कि उस राज्य में क्या है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार सामान्य रूप से कार्य नहीं कर सकती है, जो दिनचर्या के कार्य नहीं कर सकती है, इस आधार पे राष्ट्रपति वहां पे क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत, यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं, उनको संतुष्टि होनी चाहिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या ऋण को खतरा है, तो ऐसी परिस्थिति में या ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये 5 नंबर के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए। अगर 5 नंबर में आएगा तो तीनों आपको लिखना है, लेकिन अगर 2 नंबर में आया तो कैसे लिखना है? 2 नंबर में आया तो इतना तो लिखना ही लिखना है, ठीक है, इतना लिखना ही है। इसके बाद नंबरिंग करके सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, पहला राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है। दूसरा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और तीसरा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, क्योंकि यह क्वेश्चन 2 नंबर और 5 नंबर दोनों में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन नंबर यह 6 होगा। स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आंसर आपको मे भी शायद कहीं मिले कहीं ना मिले। स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा लाइबर से हुई है। लिबरल जिसको बोलते हैं, लिबरल का क्या अर्थ होता है? उदार, तो लिबर से हुई है, लाइबर कह सकते हैं से हुई है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। क्या अर्थ होता है? बंधनों का अभाव। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो स्वतंत्रता का अर्थ जो होता है, किसी व्यक्ति या समूह को अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने की स्वाधीनता देना। भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिकों को यह अधिकार देता है, और भारत में मूल अधिकार जो है उसमें एक प्रकार का अधिकार स्वतंत्रता का भी अधिकार है। समता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, ठीक है, धर्म और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति संबंधी, और उसके बाद ये जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर ऐसा बनाएगा तो निम्न में से कौन संवैधानिक अधिकार नहीं या मूल अधिकार नहीं है, तो आपको एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो मूल अधिकार नहीं होंगे, और आपको तभी ये क्वेश्चन बनेगा जब आपको 6 के 6 मूल अधिकार याद रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ ज्यादा नहीं है। अंग्रेजी शब्द लीबर से हुई है, लाइबर जिसको कह सकते हैं, इसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, और दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का जो अर्थ होता है, कोई भी व्यक्ति हो या व्यक्तियों का समूह हो, उसको अपने जो विचार हैं, उसकी अपनी जो भावनाएं हैं, या जो वो कार्य कर रहा है, बेसिकली वह संवैधानिक मर्यादाओं के अंदर होना चाहिए, कानून के अनुरूप होना चाहिए, वह कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, इसी को हम स्वतंत्रता कहते हैं, और भारत के हर नागरिक को संविधान यह अधिकार देता है। और स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा आप लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संघात्मक राज्य की 4 विशेषताएं बताइए। ऑप्शन, ये 4 विशेषताएं हैं। संघात्मक राज्य की 4 मुख्य विशेषताएं जो है यह निम्नलिखित है। कौन कौन सा? लिखित संविधान। भारत का संविधान जो है यह मौखिक नहीं है बल्कि लिखित संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता, जो भी काम देश में हो रहे हैं वो संविधान के दायरे के अंदर ही हो रहा है, उसके बाहर नहीं हो रहा है। बेसिकली मोटा मोटी तौर पर यही होता है। तीसरा, शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच जो है शक्तियों का विभाजन है। दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका किसी के भी दबाव में आकर के फैसला नहीं करती, वह स्वतंत्र है,
और दोहरी शासन व्यवस्था, यानी कि सेंटर पे अलग सरकार है और केंद्र में केंद्र में अलग सरकार है और राज्य में जो है यह अलग सरकार है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि 4 पूछा जा रहा है, यहाँ पे 5 है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो आपका आंसर ये हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधेयक क्या है 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। विधेयक, अधिनियम, इस सब में आपको कंफ्यूजन होता है, आज के बाद क्लियर हो जाएगा। विधेयक शब्द जो है बिल शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि विधेयक को इंग्लिश में बिल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। यह इसका हिंदी रूपांतरण है। जब संसद के पटल पे किसी प्रस्ताव को रखा जाता है, समझिएगा, जब संसद के पटल पे, और संसद कहने का अर्थ है राज्यसभा एंड लोकसभा, कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के पटल पे किसी भी प्रस्ताव को रखा जाता है जिस पर चर्चा होनी होती है तथा जिसको अधिनियम या कानून के रूप में पारित करना होता है। बेसिकली क्या होगा कि जो बिल है, जिसको हिंदी में विधेयक कहते हैं, यह संसद के पटल पे रखा जाएगा, चाहे यह लोकसभा में रखा जाए, चाहे यह राज्यसभा में रखा जाए, जहां भी रखा जाए। इसके अलावा अगर ये दो, पहले लोकसभा में रखा जाएगा तो फिर राज्यसभा, या राज्यसभा में रखा जाएगा तो फिर लोकसभा में आएगा। इसके बाद जो प्रेसिडेंट है या इस पे सिग्नेचर करते हैं, इसके साथ ही जो बिल है यह कानून या कह सकते हैं अधिनियम यह बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून या अधिनियम बन जाता है। ठीक, तो बिल, विधेयक, कानून, अधिनियम, इस सब में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इंग्लिश में कानून को क्या बोलते हैं? लॉ कहते हैं, LAW, लॉ कहा जाता है। तो जो अधिनियम जो है, संसद के पटल पे जब कोई भी प्रस्ताव आएगा और जिस पे चर्चा होनी होती है, जिसको कानून बनाया जाना होता है, तो उस प्रस्ताव को क्या कहते हैं? विधेयक कहा जाता है। अधिनियम बनने से पूर्व, यानी कि कानून बनने से पूर्व, लॉ बनने से पहले विधेयक को कई चरणों से है गुजरना पड़ता है। लोकसभा, राज्यसभा, दोनों जगह डिबेट होता है, कुछ जरूरी सुधार हैं फिर वो करवाए जाते हैं, इसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। फिर राष्ट्रपति की अगर मंजूरी है, अगर राष्ट्रपति भी कुछ संशोधन चाहते हैं तो फिर से उनके उसके अनुरूप भी कुछ संशोधन किया जाता है और बाद में जाकर के ये कानून बनता है। तो बहुत ही ये जो है प्रोसेस है इसका, ऐसे नहीं हो जाता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं? 2022 में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायपालिका की उस शक्ति से है, न्यायपालिका की उस शक्ति से है, ठीक, चाहे मैं हाई कोर्ट की बात करूं या सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, जिसके आधार पर वह विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों, न्यायपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों एवं प्रशासनिक कार्यों की जांच करती है। ठीक है, विधायिका ने जो कानून बनाया है क्या वो संविधान के अनुरूप है कि नहीं। न्यायपालिका, उसके बाद कार्यपालिका होगा, यहाँ पे क्या होगा? न्यायपालिका नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? कार्यपालिका हो जाएगा, कार्यपालिका हो जाएगा। कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों, अगर कार्यपालिका सरकार कोई आदेश जारी करती है तो उसकी समीक्षा करती है और इसके बाद जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं यह संवैधानिक दायरे के अंदर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस सभी की जांच करती है कि ये संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप जो है या नहीं है। यही होता है न्यायिक पुनरावलोकन। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन पे। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो जो भी बच्चे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिना लाइक किए हुए बिल्कुल नहीं रहना है। ठीक है, कंजूसी मत कीजिएगा। क्वेश्चन है, प्रेस सेंसरशिप से आप क्या समझते हैं? प्रेस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? कहीं नहीं पूछा गया क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपातकाल के वक्त जो भी पाबंदियां लगाई गई थी, ठीक है, चाहे मूल अधिकारों का हनन हो गया, नेताओं को पकड़ लिया गया था, क्या था, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत लोगों को लाया नहीं जा सकता था न्यायालय के सामने। ठीक है, बहुत सारी जो है पाबंदियां लगी थी। इसमें से एक पाबंदियां जो है यह प्रेस की आज़ादी पर भी लगाई गई थी। ठीक है, प्रेस की आज़ादी या प्रेस पर लगाई गई थी, जिसे प्रेस सेंसरशिप कहा जाता है। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ कि प्रेस को, अखबार को सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखने या छापने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, ऐसा कानून बना दिया गया कि अगर अखबार सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है या छापता है तो वह सरकार से अनुमति ले। और क्यों भला सरकार अपने खिलाफ लिखने या छापने के लिए अनुमति देती? तो इसलिए क्या होता था कि इसका परिणाम यह हुआ कि जिन समाचारों को या खबर को छपने से रोक दिया जाता था, तो दो अखबार का जिक्र यहाँ पे बेसिकली आता है, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट। ये अखबार उस समय थे। इंडियन एक्सप्रेस आज भी, स्टेटमेंट जो है शायद बंद हो चुका है। तो ये दो अखबार, ठीक है,
ये दो अखबार क्या करते थे कि जहां पे जो भी कॉलम था इनको लिखना था सरकार के विरुद्ध, सरकार के पास भेजते थे, सरकार इसको मना कर देती थी। तो ये क्या करते थे, इस जगह को खाली छोड़ देते थे। क्या छोड़ देते थे, ब्लैंक छोड़ देते थे। इस तरह से उन्होंने अपना दोष, अपना रोष जो है ये प्रकट किया, ये नाराजगी प्रकट की। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी जो पत्रिकाएं थी, इन्होंने सेंसरशिप के आगे अपने घुटने टेक दिए। तो सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप आपको समझ में आ गया। प्रेस सेंसरशिप से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा प्रेस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका प्रभाव जो है क्या पड़ा, यह भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और बहुत ही आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, खुद को मुझे हाइड करना पड़ेगा बट कोई ना, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। आपातकाल के परासंवैधानिक आयाम का क्या अर्थ है। परासंवैधानिक, जिसको असंवैधानिक हम कहते हैं, इसको इसका क्या अर्थ है। ठीक है, यह भी पूछा नहीं गया है लेकिन मुझे लगता है ऐसा इंपॉर्टेंट है तो आपके सामने यह क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए जो राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जैसे अनुच्छेद 352। लेकिन क्या हुआ कि जून 1975 में देश में आंतरिक गड़बड़ियों के आधार पर आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया गया। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ, जब देश में आपातकाल लग गया, उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने विभिन्न प्रकार की ज्यादतियां यानी जबरदस्ती लोगों के साथ करना शुरू कर दिया। जब ये ज्यादतियां करना उन्होंने शुरू कर दिया, उनकी सरकारों ने ऐसा करना शुरू किया, वो क्या हो गया, असंवैधानिक हो गया, जिसे परासंवैधानिक कहा जाता है। ठीक है, उसी असंवैधानिक गतिविधियों को परासंवैधानिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए जो उन्होंने ज्यादतियां की, उदाहरण के लिए विपक्षी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया जो इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलते हैं। जितने भी विपक्षी नेता थे इंक्लूडिंग जयप्रकाश नारायण, उनको भी अनेक संगठनों को वर्जित कर दिया गया। आरएसएस, ठीक है, आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठनों को उस समय क्या कर दिया गया, वर्जित कर दिया गया। आम आदमी के मौलिक अधिकार जो है छीन लिए गए, प्रेस सेंसरशिप लागू कर दिया गया, इत्यादि बहुत सारे ऐसे कार्य हुए थे कब, जिस समय आपातकाल लागू किया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली आपातकाल लगाया गया वहां तक था, लेकिन जब ज्यादतियां हुई तो यह असंवैधानिक हो गया और इसी को परासंवैधानिक कहा गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि 2 नंबर वाला ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कि 1977 के चुनाव के बाद केंद्र में विपक्ष की सरकार बनी, यानी कि जनता पार्टी की सरकार बनी। इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। 2013, 1977 के चुनाव के बाद पहली दफा केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी, ऐसा किन कारणों से संभव हुआ। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम उन कारणों की बात करेंगे जिस वजह से 1977 में पहली दफा केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी या फिर विपक्ष की सरकार बनी। अगर आपको विपक्ष की जगह पर गैर कांग्रेसी भी लिखा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सेम रहना है। 1977 का चुनाव देश का छठा आम चुनाव था। काउंट कर लेते हैं, 1952 में पहला हुआ था, ठीक है, 1957 में दूसरा हुआ था, 1962 में तीसरा हुआ था, 1962 में तीसरा, 1967 में चौथा, 1971 में पांचवा और 1977 में छठा आम चुनाव हुआ था। ठीक है, 1977 में छठा आम चुनाव हुआ था। तो जब छठा आम चुनाव हुआ और इस चुनाव में केंद्र में पहली बार जो है विपक्षी दलों की सरकार बनी, या यूं कह सकते हैं गैर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। इसके क्या क्या कारण थे, इसके बारे में बात करते हैं। पहला रीजन, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पहला रीजन, 1960 और 70 के दशक में देश की आर्थिक हालत जो है ये खराब हो चली थी और 71 में इंदिरा गांधी ने जो गरीबी हटाओ का नारा दिया था ये बिल्कुल ही बेकार हो गया था। सामाजिक आर्थिक कंडीशन खराब हो गई थी। 71 में बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ, जिस वजह से क्या हुआ, अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंध जो है तोड़ लिए, या यूं कह सकते हैं भारत के साथ अमेरिका के संबंध खराब हो गए। जो अनुदान, जो सहायता अमेरिका भारत को देता था वह देना उसने बंद कर दिया। इसके अलावा दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई, जिसके कारण भी बेरोजगारी बढ़ी। सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त हो चला था, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इस वजह से बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। उस दशक में
बारिश नहीं हुई थी अच्छी, जिसके कारण फसल की भी पैदावार बहुत अच्छी नहीं हुई थी। इसी कारण, सब कारणों से देश की आर्थिक स्थिति जो है काफी ज्यादा खराब हो गई थी। उसके अलावा 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी जिस वादे के साथ सत्ता में आई उसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ था, और इस पर डिस्कस हो चुका है। तीसरा, 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी, नहीं ये हो चुका है, आप एक पॉइंट कम करके लिख लीजिएगा। चौथा है, सरकार में तथाकथित भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ छात्रों ने गुजरात एवं बिहार में आंदोलन किया। चौथा, जयप्रकाश नारायण के, या पांचवा कह लेते, जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व कर उसे राष्ट्रव्यापी स्वरूप प्रदान किया। और क्या किया था उन्होंने? सबसे पहले संसद मार्च किया, ठीक है, सांसद मार्च किया था उन्होंने, सांसद पैदल गए थे और सभी विपक्षी नेताओं का नेतृत्व किया। इसके बाद राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का उन्होंने आह्वान किया था और इंदिरा गांधी पर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का दबाव बनाया था। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कई असंवैधानिक और अनैतिक कार्य किए गए, जैसे कि मूल अधिकारों को निष्क्रिय कर दिया गया, प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई, संविधान में बहुत ऐसे संशोधन किए गए जो आवश्यक नहीं थे, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायपालिका में, न्यायपालिका की शक्ति को घटा दिया गया। ठीक है, ये सारे काम जो है, ये उल जुलूल काम जो है ये किए गए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम थे जिसके बारे में डिस्कस हो चुका है। सातवां, पुलिस एवं प्रशासन द्वारा लोगों से बदसलूकी की जाती थी, ठीक है, लोगों से बदसलूकी की जाती, बदसलूकी की गई, बदसलूकी की गई, इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपातकाल के खत्म होने के तुरंत बाद क्या हुआ, विपक्षी नेताओं, जितने भी विपक्षी नेता थे, क्योंकि आपातकाल खत्म हुआ और फिर सबके सब जो नेता जिनको जबरदस्ती पकड़ा गया था, कुछ आधार था नहीं, सिर्फ वो सरकार की आलोचना किया करते थे, और सिर्फ सरकार की आलोचना करने भर से सरकार जो है गिरफ्तार नहीं कर सकती, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है संविधान में, इसलिए उन सभी को छोड़ना पड़ गया और सारे विपक्षी नेता एकजुट होते हैं और फिर एक राजनीतिक दल बनाते हैं जिसका नाम था जनता पार्टी, ठीक है। जनता पार्टी ने सरकार के द्वारा की गई मनमानी के विरोध में लोगों के सामने एक नारा दिया था, लोकतंत्र बचाओ का, 1977 के चुनाव में। और जब लोगों के सामने, और लोग भी क्या थे, उब गए थे कि उनके साथ ज्यादती की जा रही थी, मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए, जबरदस्ती नसबंदी किया जा रहा था, जो गरीब लोग थे उनको, उनके घरों को उजाड़ा जा रहा था, तो लोग भी कहीं ना कहीं परेशान हो गए थे। और साथ ही साथ जो समाजवादी नेता थे, लोगों को उनका सपोर्ट था, महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, ये सब की सब थी, इसलिए जनता ने, जो राजनीतिक दल थी नई पार्टी जनता पार्टी, इसका साथ दिया। और जब चुनाव होती है तो जनता पार्टी अपना बहुमत साबित करती है, यानी कि जीत जाती है, और इस प्रकार आजादी के बाद पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार थी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, और मैं खुद को हाइड कर रहा हूं। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगाया जाता है? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 356 के अनुसार क्या कहता है? अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है। संवैधानिक मशीनरी की विफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है, यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से कोई रिपोर्ट मिलती है, जिस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि राज्यपाल जो है, जो रिपोर्ट देते हैं कि सरकार संवैधानिक तंत्र के विरुद्ध जा रही है, या सरकार संवैधानिक तरीके से सरकार नहीं चला रही है, या अन्यथा वो आश्वस्त या संतुष्ट हो जाते हैं कि राज्य की स्थिति हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चला रही, तो इस कंडीशन में वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दूसरा, अनुच्छेद 365, इसी के तहत राष्ट्रपति शासन की बात चल रही है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किस कंडीशन में लगेगा? जो उन मामलों के संबंध में संघ के सभी निर्देशों की अवहेलना करता है। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई निर्देश देती है, अगर राज्य सरकार बहुत सारे निर्देशों की अवहेलना करती है, तो केंद्र सरकार क्या है, राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकती है कि संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, और यह अनुच्छेद 365 के तहत होता है, ठीक है, जिस पर उसका अधिकार है, यानी कि केंद्र पर हर राज्य का अधिकार होता है, मतलब राज्य पर केंद्र का अधिकार होता ही होता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट सबके सब क्वेश्चन आंसर का जरूर ले लीजिएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे लगे होंगे। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप अध्ययन अड्डा जरूर ज्वाइन कीजिए, और लास्ट में अब कमेंट कीजिए कि सेशन आपको कैसा लगा।
सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। थैंक यू।